Hello students, welcome you all to this session. In this session, we are going to continue our CAT PYQ series guys. 2024 के सभी PYQs को हम डिस्कस कर रहे हैं. तो जिसको भी ये कंसर्न है कि लास्ट ईयर क्या पूछा गया है, किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उन सभी स्टूडेंट्स को गाइस ये सभी क्वेश्चंस कर लेने चाहिए स्टूडेंट्स, बिकॉज ये PYQs करने से आप अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं, आप पैटर्न को समझ पाते हैं कि रिसेंट ईयर में क्या पूछा गया है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो कुछ क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है PYQs की, तो रिमेनिंग क्वेश्चन जो इस क्लास में नहीं कवर करेंगे वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ओके, कुछ क्वेश्चन आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे. ओके, तो शुरुआत करते हैं गाइस. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास. Renu would take 15 days working 4 hours per day to complete a certain task. Students, डेली 4 आवर काम करेगी, 15 डेज में काम हो जाएगा. मतलब कितने आवर काम हुआ सर? डेली 4 आवर काम कर रही है तो 15 डेज में वो 60 आवर काम करेगी. 15 4 द 60 आवर. मतलब इस बात को यूं लिख दिया कि रेणु कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 आवर्स. और सिमिलरली स्टूडेंट्स क्या दिया है? सीमा वुड टेक 8 डेज वर्किंग 5 आवर्स पर डे. मतलब सीमा अगर रोज 5 घंटे काम करेगी, 5 आवर्स काम करेगी, 8 डेज में काम खत्म हो जाएगा. तो आपने कहा सर सीमा कैन फिनिश द वर्क इन 40 आवर्स. हमने 1 आवर को लेकर इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे. तो आपने कहा सर 60 और 40 का एलसीएम, टोटल वर्क आपने 120 अज्यूम किया. फिर हमने 1 आवर वर्क कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स, तो आपने कहा 120 60 टू 120 बाय 43. इतना काम तो हर स्टूडेंट को आता है जिसने भी टाइम एंड वर्क का बेसिक पढ़ा है. इतना काम तो हम कर ही सकते हैं. अब स्टूडेंट्स टाइम एंड वर्क जब मैं आपको पढ़ाता हूं, हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जो क्वेश्चन कह रहा है करते जाओ, आपका आंसर बन के रहेगा फॉर श्योर. कोई भी नहीं रोक सकता है आपको. अगर आपने सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ के उनको अप्लाई कर लिया तो आपका आंसर बनना ही बनना है. और यही एक्चुअल एग्जाम में हुआ स्टूडेंट्स. अब बोला स्टूडेंट्स दे डिसाइड टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट दिस टास्क. सीमा एग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ आवर्स. मतलब रेणु यहां है और सीमा यहां है. रेणु जितने आवर काम करेगी एक दिन में, उससे डबल आवर सीमा काम करेगी. while Renu agrees to work for double the number of days as Seema, if Renu work for 2 hours per day, रेणु अगर 2 आवर पर डे काम करती है तो सीमा 4 आवर पर डे काम करेगी. कितनी इजी बात है, बोलो हाँ या ना. रेणु एक दिन में 2 घंटे काम करेगी. सीमा ने कहा कि मैं तेरे डबल काम करूंगी, डबल टाइम तक काम करूंगी एक दिन में. तो बोला है बच्चों डबल नंबर ऑफ आवर्स. मतलब रेणु के अगर 2 आवर है तो सीमा के 4 आवर होंगे. कितनी इजी बात है. और रेणु ने क्या कहा है कि जितने दिन सीमा काम करेगी उससे डबल डेज में काम करूंगी. तो मैंने मान लिया स्टूडेंट्स कि सीमा x डेज तक काम करेगी. सीमा चल ये काम करो, रेणु 1 डे में 1 आवर में 2 यूनिट वर्क करती है. इस बात को समझेगा इस. रेणु का 1 आवर वर्क जो है वो 2 है. एक घंटे में अगर 2 यूनिट काम करती है और रेणु 2 आवर काम करती है, ऐसा हमको बोला है, तो 2 2 जा 4 यूनिट वर्क कर लेगी 1 डे के अंदर. बोलो हाँ या ना. रेणु कैन कंप्लीट 4 यूनिट वर्क इन ए सिंगल डे. एंड वाइल सीमा कैन कंप्लीट, सीमा 1 डे में 4 आवर वर्क करती है और 1 आवर में अगर 3 वर्क कर सकती है तो 4 आवर में वो 4 3 12 यूनिट वर्क कर लेगी इन ए सिंगल डे. लेकिन बोला है स्टूडेंट्स कि जितने दिन सीमा काम करेगी उससे डबल डेज रेणु काम करेगी. तो मैंने मान लिया बच्चों की सीमा अगर 1 डे में 12 करती है तो ये x डेज तक काम करेगी तो 12x वर्क हो जाएगा. और वहीं रेणु अगर सीमा x डेज काम कर रही है तो रेणु 2x डेज काम करेगी और काम खत्म हो जाएगा. बोलो हाँ या ना. तो आपको पता पड़ा बच्चों की इसने 8x काम किया, 4 2 8x, इसने 12x काम किया, तो अल्टीमेटली काम हुआ कितना सर? 20x काम हो गया सर. 8x प्लस 12x 20x यूनिट वर्क हैज बीन कंप्लीटेड. और क्वेश्चन कह रहा है सर अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन टोटल वर्क था 120. तो क्या स्टूडेंट यहां से x की वैल्यू निकालना बहुत इजी बात है क्या? हाँ सर x इक्वल टू 6 आया. ये x हमने माना क्या था, अज्यूम क्या किया था? सीमा के नंबर ऑफ डेज. और वही आपसे पूछा है बच्चों, देन द नंबर ऑफ डेज सीमा विल वर्क इज व्हाट?
तो x इक्वल टू 6 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया बच्चों। 6 डेज इज द करेक्ट आंसर। आई एम डैम श्योर यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर। नाउ स्टूडेंट्स चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। An amount of 10,000 rupee is deposited in bank A for a certain number of years at a simple interest of 5% per annum। कितनी छोटी बात है गाइस, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और जब हम प्रिपेयर करते हैं तो पता पड़ता है कि सिंपल इंटरेस्ट सबसे इजी टॉपिक है आपकी पूरी क्वांट का। ओके, तो वहीं से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ऑन मैच्योरिटी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज डिपोजिटेड इन बैंक बी। बच्चों बैंक ए से जो टोटल अमाउंट रिसीव होगा उसमें प्रिंसिपल 10,000 ही मिलेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा। बोलो यस और नो। तो आपने कहा सर इंटरेस्ट भी मिलेगा और प्रिंसिपल भी मिलेगा और वो बैंक बी में डिपॉजिट कर दिया है, तो बैंक बी में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल पे भी मिलेगा और बैंक ए से जो इंटरेस्ट मिला था उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? और दोनों बैंक से जो इंटरेस्ट, इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ए एंड बैंक बी आर इन द रेशियो ऑफ 10:13 देन द इन्वेस्टमेंट पीरियड इन ईयर्स इन बैंक ए इज व्हाट। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, काफी साधारण क्वेश्चन था। दो तरीके से हम करेंगे इसको, एक तो हमारा टेक्स्ट बुक मेथड और एक थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेशन में भी आपको दिमाग लगाना आना चाहिए। ओके, तो यहां हमने गाइस मैंने मान लिया स्टूडेंट्स कि 10,000 रुपए को बैंक ए में टी ईयर्स के लिए, कितना लाइन था बच्चों? टी ईयर्स। तो बच्चों अमाउंट जो मिला होगा बैंक ए से वो 10,000 रुपए मिला होगा अमाउंट फ्रॉम बैंक ए, प्लस 10,000 पर 5% पर एनएम की रेट से टी ईयर्स का इंटरेस्ट। बच्चों सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा तरीका पी आर टी बाई 100, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। कितनी छोटी बात है सर, 10,000 इंटू रेट कितनी है सर 5% और टाइम कितना है सर, क्या पता कितना है, टी मान लिया अपॉन 100। तो आपने कहा सर अमाउंट जो मिला है आपको बैंक ए से वो 10,000 और बैंक ए से जो इंटरेस्ट मिला था आपको वो मिला था 500 टी। क्या मेरी बात समझ में आई? और अब जब इस पूरे अमाउंट को मैं बैंक बी में डिपॉजिट कर दूंगा तो बैंक बी में टाइम कितना है 5 ईयर, रेट कितनी है 6%। आप चाहें तो पीआरटी बाय 100 करके निकालें और या फिर छोटी सी बात है, एक साल में 6% मिलता है, 5 साल में 30% मिलेगा। मतलब इस प्रिंसिपल में भी 30% इंटरेस्ट मिलेगा। इसका 30% कितना है बच्चों? ये इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक बी की बात कर रहा हूं। इसका भी 30% मिलेगा, इसका भी 30% मिलेगा। तो आप बोलोगे 3,000 और इसका 30% 150 टी। अरे बोलो हाँ यार। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि इंटरेस्ट जो बैंक ए और बैंक बी से मिला है, सर बैंक ए से कितना इंटरेस्ट मिला है? सर बैंक ए से आपको मिला है 500 टी और ये आपका टोटल इंटरेस्ट जो आपको बैंक बी से मिला है। तो 500 टी अपॉन 3,000 प्लस 150 टी, इन दोनों का रेशियो आपको दिया है स्टूडेंट्स 10:13 के इक्वल। तो आप बोलेंगे स्टूडेंट्स काफी छोटी बात, सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना है, इतनी छोटी बात आप सॉल्व करवाते हो सर हमसे। तो 13 5 6500 टी इज इक्वल टू 3,000 10 30,000 प्लस 1,500 टी है ना, एफटी भी तो होगा, प्लस 150 टी, सॉरी 150 10 1,500 टी। सॉल्व किया स्टूडेंट तो 5,000 टी इज इक्वल टू व्हाट, 30,000 मिला। तो टी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट गाइस, 6 आया आपका, 6 ईयर्स। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर। इतने इजी क्वेश्चन आपको कैट 2024 में पूछे गए थे स्टूडेंट्स। बहुत ही साधारण क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तरीका तो ये और अगला है आपको स्टूडेंट्स को आना चाहिए, दैट इज ऑप्शन एलिमिनेशन। दैट इज व्हाट गाइस, ऑप्शन एलिमिनेशन। वन सेकेंड, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो काफी कंफर्टेबली। एन अमाउंट ऑफ रुपी 10,000,
an amount of rupees 10,000 is deposited in bank A for a certain number of years at a simple interest rate of 5% per annum. क्लियर? तो आप बोलोगे सर 5% पर एनम आपको मिलेगा, क्या पता कितने साल तक मिलेगा, हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये बात पता है सर कि अगर मैं ऑप्शन लेके चलूं, अगर मैं ऑप्शन ए मान लूं, तो ऑप्शन ए अगर मानूं 1 साल में 5% मिलता है, 4 साल में 20% मिलेगा, तो सर मेरे को जो अमाउंट मिलेगा बैंक ए से वो मिलेगा 10,000 प्लस 4 साल का इंटरेस्ट 20% ऑफ प्रिंसिपल, सर 2,000 मिलेगा। तो बैंक ए से मुझे इतना इंटरेस्ट मिला, और इस पूरे अमाउंट 12,000 को जब मैं जमा कर दूंगा बैंक बी के अंदर, तो इस पर कितना मिलेगा सर? 5 साल के लिए 6%, 1 साल में 6%, 5 साल में 30%, 6 5 30, मतलब इसका 30% 3600 होगा। क्या बच्चों, पहले बैंक से जो आपको इंटरेस्ट मिला था बैंक ए से वो 2000 था, बैंक बी से जो मिला उसका 3600 था, क्या इनका रेशियो 10:13 आ रहा है? नहीं सर, इनका रेशियो तो 4:9 आ रहा है, सॉरी 5:9 आ रहा है। बोलो हाँ या ना? तो आपने कहा सर ये 5:9 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए? 10:13 आना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन ए कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। आप थोड़ा जल्दी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं स्टूडेंट्स, आई होप आपको बात समझ में आ चुकी है। अगर 3 साल हुआ स्टूडेंट्स, 3 साल हुआ होता तो इसको टोटल 13,000 मिलते, मतलब, और अगले साल बैंक बी में जो आपको मिलता 13,000, बच्चों 1 सेकेंड, 3 ईयर, सॉरी गाइस, अगर 3 ईयर आपका टाइम है, रेट आपकी 5%, मतलब आपको 15% इंटरेस्ट मिलता। 10,000 पे 15% इंटरेस्ट मिलता बैंक ए से, तो 10,000 प्लस 1500, 15% ऑफ 10,000 निकालना बहुत छोटी बात है। टोटल अमाउंट आपका बन गया 11,500। सर इस केस में आपको बैंक ए से कितना मिला है? 1,500 रुपए का इंटरेस्ट, और बैंक बी से कितना मिलेगा? 30% ऑफ दिस। व्हाट इज 30% ऑफ दिस गाइस? आप बोलोगे सर 3450। क्या स्टूडेंट्स 1500 बैंक ए से मिला, बैंक बी से 3450 मिला, क्या इनका रेशियो 10:13 है? नहीं सर, ये तो 1:2 से भी छोटा होने वाला है ना? तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 15 से कैंसिल कर लो, 2 टाइम 3 टाइम, तो ये 10/23 आया सर। हमारा तो आना कितना चाहिए? 10/13 आना चाहिए, लेकिन 23 आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन सी को चेक किया। सर अगर 6% रेट है, सॉरी 6 ईयर के लिए 5% तक 30% आपको मिलेगा सर, तो 10,000 का 30% पहले साल आपको जो इंटरेस्ट मिला वो 3,000 मिला, टोटल आपका प्रिंसिपल बन गया बैंक बी के लिए 13,000। इस पे जब 30% का इंटरेस्ट मिलेगा 5 ईयर 6%, 3,900 मिलेगा। सर देखो ये 3,000 है और ये 3,900 है, पहले बैंक से जो इंटरेस्ट मिला है वो 3,000 है और दूसरे बैंक से जो इंटरेस्ट मिला है वो 3,900 है, तो क्या इन दोनों का रेशियो 10:13 है? बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल है, 3 से कैंसिल हो रहा है, 10 टाइम एंड 39, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। ऑप्शन सी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन डी को हम चेक भी नहीं करेंगे। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस, कोई दिक्कत आपको नहीं है स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था एवरेज के ऊपर, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था एवरेज के ऊपर, और काफी कंफ्यूजिंग लगते हैं। अभी आपको हो सकता है कि इजी लग जाए, लेकिन उस 40 मिनट के अंदर आप में से किसी ने अगर पेपर दिया है कैट का, तो इस बात से एग्री करेगा कि उस 40 मिनट के अंदर हमें नहीं समझ में आता है। बाहर तो हम कर लेते हैं बहुत सारा, है ना? तो स्टूडेंट्स अगर उस 40 मिनट की आपको दिक्कत है, तो वो दिक्कत केवल और केवल मॉक टेस्ट देने से दिक्कत से दूर होगी ना। मॉक टेस्ट जब आप देते हैं सफिशिएंट, तब जाके आप थोड़ा बेहतर तरीके से अप्रोच कर पाते हैं क्वेश्चंस को एक्चुअल एग्जाम के अंदर। तो शुरुआत करते हैं गाइस। देयर आर 4 नंबर्स सच दैट एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज 1 मोर देन द फर्स्ट नंबर। बच्चों ध्यान देना, देखो यहां से एक बात समझ में आ जाएगी। एवरेज ऑफ 2 नंबर जो है
क्या वो इतना है? अगर दो चार नंबर निकालने A1 A2 A3, A3 मतलब थर्ड नंबर, A4 मतलब फिफ्थ नंबर, सॉरी फोर्थ नंबर, द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज वन मोर देन द फर्स्ट नंबर। बच्चों ध्यान देना, ये A1 प्लस 1 के इक्वल है। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि सर A1 प्लस A2 जो आएगा वो 2A1 प्लस 2 आएगा? आप थोड़ा टाइम सेव भी कर सकते हो उसके अंदर। आपने केवल इतनी सी बात पढ़ी और यहां से आपको ये बात पता पड़ गई स्टूडेंट्स कि सर A2 जो है ना वो A1 प्लस 2 के इक्वल है। A2 जो है वो A1 प्लस 2 के इक्वल है। क्लियर? अरे A1 को उधर भेज दिया, सिंपल सी। एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स इज टू मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स। बच्चों ध्यान देना, एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर जो है A1 प्लस A2 प्लस A3 बाय 3 करूंगा, और ये किसके इक्वल दिया है स्टूडेंट्स? ये दिया है आपको, एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर इज टू मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर कितना है बच्चों? A1 प्लस 2 है क्या? सॉरी, A1 प्लस 1, सॉरी गाइस, एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स जो है वो A1 प्लस 1 है। तो इस A1 प्लस 1 से कितना ज्यादा है स्टूडेंट्स? A1 प्लस 1 से भी 2 ज्यादा है, मतलब ये A1 प्लस 3 बन चुका है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहां से हमको एक बात समझ में आती है सर कि A1 तो A1 है ही, A2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं A1 प्लस 2, A3 क्या पता कितना है। इस 3 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं स्टूडेंट्स तो ये कुछ मिल जाएगा 3A1 प्लस 9। तो अल्टीमेटली क्या आया सर? अल्टीमेटली A3 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी A1 प्लस 7। क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर है भोले भाले बच्चों? इस केस में आपका फर्स्ट टर्म कौन सा है? A1 जो है वो A1 के इक्वल है। दैट्स इट ना। अगला बोला है बच्चों एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर नंबर्स। फर्स्ट फोर नंबर का एवरेज मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 का जो एवरेज है वो 3 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स। बच्चों क्या एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर जो था वो A1 प्लस 3 था? हाँ सर A1 प्लस 3 था। तो आपने कहा सर कितना ज्यादा है ये? 3 मोर देन 3। तो ये A1 प्लस 6 है। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे A1 प्लस 3 से 3 ज्यादा मतलब A1 प्लस 6, कितनी इजी बात है। तो आपने कहा सर A1 तो हमारा A1 की इक्वल ही है, A2 हमारा A1 प्लस 2 की इक्वल है, A1 प्लस 2 की इक्वल है, A3 हमारा A1 प्लस 7 की इक्वल है, A4 हमारा क्या पता किसकी इक्वल है। 4 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 4A1 प्लस 24 बना। तो आपने कहा सर A1 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 3A1 हमें LHS में दिख रहे हैं, 4A1 हमें RHS में दिख रहे हैं। तो जब ट्रांसफर करेंगे गाइस तो A4 की वैल्यू जो आने वाली है वो A1 प्लस, अरे 4A1 में से 3A1 गया ना, 4A1 में से 3A1 गया तो केवल A1 बचा। 7 प्लस 2 9, 24 इधर है, 24 माइनस 9 ये बना आपका A1 प्लस 15। मतलब A4 की वैल्यू A1 प्लस 15 है और फर्स्ट टर्म आपकी A1 थी। तो आपको बोला है बच्चों द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज व्हाट। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि A4 में से A1 सबट्रैक्ट करना है? A1 प्लस 15 में से A1 सबट्रैक्ट किया, A1 प्लस 15 में से A1 सबट्रैक्ट किया तो आपको आपका करेक्ट आंसर 15 मिल गया। कितना इजी क्वेश्चन था बच्चों, केवल आपको अपॉन 3 अपॉन 4 अपॉन 2 करना था 3 बार और आपका आंसर आपके पास था। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने फंक्शन में काफी पढ़ा है स्टूडेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर को, तो वहां से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या कहता है क्वेश्चन? सबसे पहले आप समझिए स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। अगर कभी लिखा है 7.3 समथिंग कुछ और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है तो वो 7 आता है। 7.99 लिखा है
तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा बच्चों? 7 ही आएगा। अगर केवल 7 लिखा है तो भी 7 ही आना है, मतलब फिक्स 7 से लेके 7.999 तक आपको उसका अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो तो आपको 7 ही मिलेगा। बोलो हाँ या ना। तो जब ये वैल्यू निकालेंगे बच्चों a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a अप टू a50, और a1 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? √1 है। a2 का मतलब क्या है? √2 है, क्योंकि an इज इक्वल टू √n, तो a1 मतलब √1, a2 मतलब √2, a3 मतलब √3, a4 मतलब √4, a5 मतलब √5, और ऐसे हमको निकालना है कहां तक? a50 तक। तो ऐसे लास्ट में a49 भी आया होगा, उसका मतलब √49 था, और लास्ट में a50 भी आया होगा, उसका मतलब √50 था। ये बात किस तरह क्लियर होनी चाहिए बच्चों? बहुत ही छोटी सी बात है ना। अब स्टूडेंट्स अगर √4 फिक्स 2 होता है तो √3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग कुछ रही होगी। अरे ये तो छोटी सी बात है ना यार, वैसे हमको वैल्यू पता होती है, लगभग 1.732 होता है, 1.414 होता है, √5 जो होता है वो 2.236 होता है ना? इनके भी हमको क्या निकालने हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालने हैं। बात समझना है स्टूडेंट्स, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड सो ऑन, ये सभी हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालने हैं। स्टूडेंट्स क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि सर √1 की वैल्यू 1 होती है, ये तो 1 ही मिलेगा। सर √2 जो होता है वो 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, तो उसका जब ग्रेटेड लिख लो चाहो तो 1.414 का हम निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 1 पॉइंट समथिंग तो सॉल्व करने पर 1 ही आएगा। सिमिलरली √3 मतलब 1.732 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट्स? तो सिमिलरली स्टूडेंट्स √4 से लेके √8 तक, सर आप √8 तक क्यों जा रहे हो? बिकॉज √9 तो मुझे पता है कितना होता है, 3 होता है। तो √4 से लेके √8 तक जितनी भी वैल्यूज होगी वो सभी 2, √4 2 है तो √5 2 पॉइंट समथिंग, √6 2 पॉइंट समथिंग, √7 2 पॉइंट समथिंग, √8 2 पॉइंट समथिंग, √9 इज 3। अरे बोलो हाँ यार। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि ये 1 1 जो मिला हमको 3 बार मिला, तो 1 into 3 बना, प्लस √4 से √8 तक की वैल्यूज की अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूं तो उन सभी की वैल्यू 2 होनी है, और ये 5 √4 से √8 तक 5 वैल्यू होनी है, तो उनका सम 2 5 10 बनना है। बोलो हाँ यार। उसके बाद √9 से लेके √15 तक, सर √9 से √15 क्यों जा रहे हो? बिकॉज मुझे पता है कि √16 जो होता है वो एग्जैक्ट 4 होता है, तो उससे पहले √15 जो रहा होगा वो 3 पॉइंट समथिंग कुछ रहा होगा। तो आपने कहा सर √9 से लेके √15 तक टोटल 7 वैल्यूज बनती है, उन सभी की वैल्यू 3 बननी है, बिकॉज √10 3 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे 3 आएगा। √15 इज नॉट इक्वल टू 4, दैट मस्ट बी 3 पॉइंट समथिंग, तो उसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो वो भी 3 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 आएगा। बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा √9 से √15 तक 7 वैल्यूज है और सभी की वैल्यू 4 है। अगला √17 से लेके √24 तक, √17 से लेके √16 से लेकर √24 तक टोटल 9 वैल्यूज हैं, उन सभी की वैल्यू, बच्चों 1 सेकेंड, यहां 3 आएगा ना, प्लस √16 से लेकर √24 तक सभी की वैल्यू 4 बननी है, और ऐसी 9 वैल्यूज होनी है। उसके बाद √25 से 5 मिनट लग जाएगा, 5 से लेके 35 तक 11 वैल्यूज होनी है, उन सभी की वैल्यू 5 बननी है, प्लस √37 6 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, √37 से या √36 से बात करें, √36 इज एग्जैक्ट 6, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 6 देगा। √37 वो भी 6 पॉइंट समथिंग 6 ही देगा। √48 वो भी 6 पॉइंट समथिंग, वो भी 6 ही देगा। तो आपको पता पड़ता है सर √36 से √48 तक टोटल 13 वैल्यूज है, उन सभी की वैल्यू 6 बनेगी,
तो 6 इंटू 13 ये बना, प्लस √7 √49 7 और √50 7 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 7। तो आपको पता पड़ा कि अल्टीमेटली इसकी वैल्यू हमने निकाल ली तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी बात है, 3 + 10 + 21। ऐसी हमने कई सारी सीरीज को ऐड करना भी सीखा था, लेकिन काफी कम टर्म्स हैं, तो हम डायरेक्ट सम ही निकाल सकते हैं। 13 6 78 + 14। तो आप बोलेंगे स्टूडेंट्स 13 + 21 34 + 36 70 + 55 125 + 125 + 78 203 + 14 217 मिला, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। आई एम डैम श्योर मेरी बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर स्टूडेंट्स ना। Let's move to this question, guys. A shop wants to sell a certain quantity of grains. It sells half the quantity and an additional 3 kg of these grains to the first customer. Then it sells the half of the remaining quantity and an additional 3 kg of these grains to the second customer. Finally, when the shop sells half of the remaining quantity and an additional 3 kg of these grains to the third customer, there are no grains left. The initial quantity in kilogram of grains is what? स्टूडेंट्स काफी क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं हमारे क्लासरूम कोर्स के अंदर, है ना। हाउएवर आपको ऑप्शन दे रखे थे तो आपके लिए और चीजें इजी बन जानी थी, है ना, लेकिन टेक्स्ट बुक मेथड भी आपको आना चाहिए। स्टूडेंट्स कितनी छोटी बात है, माना कि इनिशियली x था, तो इस x में से आपने x/2 दे दिया और +3 और दे दिया एक्स्ट्रा, तो क्या आप जो आपके पास रिमेनिंग बचा वो x/2 - 3 बचा। अरे बोलो हाँ या ना। सिमिलरली बच्चों पूरी इक्वेशन यही बनानी आनी चाहिए आपको, काफी प्रैक्टिस मैंने करवाई है। अगली बार क्या होगा कि इसके आधे का +3 और बेच देगा, मतलब इसका आधा और उसमें से -3 इतना बचा। एक बार फिर वो क्या करेगा स्टूडेंट्स कि जितना बचा है उसका आधा और +3 और बेच देगा, मतलब इसका आधा और +3 बेच दिया तो इसका आधा और -3 बचेगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो ये आपके पास टोटल क्वांटिटी बच जाती है गाइस, जो कि है 0 किलोग्राम के इक्वल। ये आपका हो गया टेक्स्ट बुक मेथड, है ना। आप चाहें तो वो 3-3 केस बना के, थोड़ा टाइम लगता है उसके अंदर, आप ट्राई करिएगा। अगर समझ में ना आ पाए किसी को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, आई विल एक्सप्लेन देयर, ओके। लेकिन ये इतनी छोटी सी कैलकुलेशन आपको जल्दी आनी चाहिए। तो आपने कहा सर नो लेफ्ट बोला है ना, तो सारा ग्रेन से जो खत्म हो चुका है, मतलब 0 किलोग्राम बचा है। इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालना है आपको, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपने कहा सर सॉल्व करिए, -3 को उधर भेजा हमने पहले तो 3 आया, इधर भेज दिया तो 3 आया = 3। बच्चों ये 1/2 को अगर उधर भेजूं तो क्या ये 6 बन जाएगा? हाँ सर। अब स्टूडेंट्स ये -3 उधर जाएगा, पहले ये -3 उधर जाएगा, तो 1/2 x/2 -3 -3 उधर गया, 6 + 3 9। अगला बनता है x/2 - 3 = 18। अगला बनता है x/2 = 21 -3 इधर गया, +3 बन गया, 18 + 3 21। x मस्ट बी = 42 किलोग्राम। क्या मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट्स की x = 42 किलोग्राम मिल जाता है हमें, और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम इसको कर सकते हैं काफी कंफर्टेबली, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इसे किया जा सकता है, तो कर लेते हैं बच्चों ऑप्शन एलिमिनेशन से भी एक बार। ये तो आपका हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड। बच्चों अगर पहले ही हमने 18 किलोग्राम ले लिया, इसका आधा 9 और 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा बेच दिया, तो बचा कितना बच्चों? 18 में से 12 किलो बच चुका है, तो 6 किलोग्राम बचा है। 6 किलोग्राम का आधा, 6 किलोग्राम का आधा 3 और 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा और बेच दिया, तो ये 2 स्टेप में ही खत्म हो गया है। लेकिन ये स्टेप हमें 3 बार करनी पड़ेगी, इसीलिए ऑप्शन ए कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट्स? ऐसे ही सिमिलरली जब ऑप्शन सी को चेक करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे सर कितना अच्छे से आपका आंसर बन जाएगा।
42 है, 42 का आधा प्लस 3 किलोग्राम बच्चों, 42 का आधा 21 प्लस 21 प्लस 3 24 आप बेच चुके हो, तो रिमेनिंग कितना बचा है सर? 21 बचा है, सॉरी रिमेनिंग बचा है आपका 18। अब 18 से अगर दो बार आप प्रोसेस करते हो गाइस तो आपको आपका 0 किलोग्राम मिल जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। आप चाहो तो फिर भी मैं करवा देता हूं, एक बार हमने बेच दिया, उसके बाद जो बचा है इसका आधा और 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा, और मतलब 12 किलोग्राम बेच दिया, तो बचा कितना स्टूडेंट्स? 18 में से 12 गया, 6 बचा। ये तीसरी बार और जो बचा है बच्चों इसका आधा 3 और 3 ग्राम एक्स्ट्रा, तो 6 में से 6 बिक गया बच्चों, 0 किलोग्राम लेफ्ट बचा है। बोलो हाँ या ना? ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऐसे कुछ स्मार्ट अप्रोचेस अगर आपको पता होती है तो आप काफी अच्छे से इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। So that's it from this video. We are going to meet in the next class with some more amazing concepts and some amazing CAT PYQs of CAT 2024. So वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट करना ना भूलें स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।